अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या फार्मूला यूनिट क्या चीज़ होती है, इसी तरह से मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये कुछ थोड़ी सी बेसिक्स हैं जो कि अगले नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनको डिस्कस करने के लिए लाजमी है। अब एटम जो होता है, एटम एक सिंगल यूनिट को कहा जाता है, जैसे कि सोडियम का एटम Na हो गया, इसी तरह क्लोरीन का एटम Cl हो गया। दूसरे नंबर पर आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है? कोई भी जो स्टेबल पार्टिकल होता है, कोई भी स्टेबल पार्टिकल है, अगर एक अकेला एटम स्टेबल रह सकता है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर दो एटम मिलकर स्टेबल रह सकते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अगर तीन एटम मिलके स्टेबल हो सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। अब यहां पर जो मेन कंफ्यूजन हमने बच्चों में ऑब्जर्व की है वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है, मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किस चीज का बेसिक यूनिट है? आया ये एलिमेंट का बेसिक यूनिट है या ये कंपाउंड का बेसिक यूनिट है? आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद सोचें और आंसर करें कि ये किस चीज़ का हमारे पास जो है ना वो बेसिक यूनिट है। अब जब ये क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो आंसर करते हैं वो कहते हैं कि चूंकि ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा अटैच कर दिया गया है विद द कंपाउंड। नो, ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज द कंपाउंड। मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों को ये बात समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन ए में हम लिख लेते हैं P4, ऑप्शन बी में हम लिख लेते हैं S8, ऑप्शन सी में हम लिख लेते हैं आर्गॉन, एंड ऑप्शन डी में हम लिख लेते हैं ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है? Which of the following is the element? इसमें से कौन सी जो स्पीशी है that is the element। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, वो इसको सबसे ज्यादा वो इसको टेक करते हैं। वो कहते हैं चूंकि आर्गॉन लिखा गया, ये तो वो कहते हैं मॉलिक्यूल है। हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एलिमेंट का कंपाउंड के साथ पूछा जाएगा, मॉलिक्यूल का एटम के साथ पूछा जाएगा। बच्चे मिक्सअप कर देते हैं मॉलिक्यूल को एलिमेंट और कंपाउंड के साथ। नो, ये एटम और मॉलिक्यूल ये बेसिक पार्टिकल्स है, कंपाउंड और एलिमेंट ये थोड़ी सी एक बड़ी चीज है। तो अब आप ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 एटम्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 एटम्स हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो स्टेबल पार्टिकल होता है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, सारी की सारी नोबल गैसेस अकेले रह सकती हैं। चूंकि वो अकेले रह सकती हैं, हम उन्हें मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और उनको कौन से मॉलिक्यूल का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो हम बात करते हैं ना कि एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल होता है, एक एटम पे मुश्तमिल होता है, ये बात नोबल गैसेस पे अप्लाई होती है। बाकी पीरियोडिक टेबल पर ये इतनी ज्यादा अप्लाई नहीं होती क्योंकि बाकी स्टेबल नहीं है एटम्स, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। जैसे कि आप ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं और ये चारों के चारों जो एटम्स हैं ये सेम है। अगर एक मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स सेम हो तो वो एलिमेंट होता है। अब ये एलिमेंट है, इसमें 8 एटम्स है, सारे के सारे सेम है, तो क्या हुआ? एलिमेंट हुआ कि कंपाउंड हुआ? एलिमेंट होगा, क्योंकि सारे एटम सेम है, ये भी एलिमेंट होगा। सो आंसर इज द ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो है ना वो इसके आंसर हो जाएंगे। अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं Cl2। अब ये जो Cl2 है, Cl2 कितने एटम्स पर मुश्तमिल है? Cl2 2 एटम्स पे मुश्तमिल है। यहां पर इसके 2 एटम्स मौजूद हैं। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर क्या चीज बना रहे हैं? ये क्लोरीन क्या चीज बनती है? इट इज एन द एलिमेंट। ये एक बच्चों एलिमेंट होगा। लेकिन अगर मैं यूं करूं कि मैं इस क्लोरीन का एक क्लोरीन हटा दूं और उसकी बजाय मैं यहां पर लिखूं H एंड Cl। अब आप ये देखें, 2 एटम्स हैं, यहां पर भी 2 एटम्स थे, यहां पर भी 2 एटम्स हैं, लेकिन ये दोनों एटम सेम है और ये दोनों एटम
डिफरेंट है। अगर ये दोनों एटम्स हमारे पास डिफरेंट हों तो ये कहलाएगा इट इज द कंपाउंड। ये बच्चों कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा। फिर एक और बात बच्चे, एक और जगह पर बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं, फार्मूला यूनिट। बच्चे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंप्रेस होते हैं, वो कहते हैं चूंकि फार्मूला यूनिट की बात हो गई है तो इसका मतलब अब हम आयोनिक कंपाउंड में कूदने वाले हैं, हम आयोनिक कंपाउंड में जंप करने वाले हैं क्योंकि फार्मूला यूनिट की बात हो गई है। नहीं बच्चों, ये जो फार्मूला यूनिट की टर्म यूज की जाती है, फार्मूला यूनिट की टर्म हर उस कंपाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनमें जाल बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि फार्मूला यूनिट की एग्जांपल बताएं तो बच्चे फौरन कहेंगे NaCl। हमें NaCl की जो है ना वो फार्मूला यूनिट की एग्जांपल पढ़ाई जाती है। अगर इसके अलावा पूछी जाए तो खामोशी छा जाती है। इसमें हमारे पास ये SiO2 ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये एक जॉइंट सैंड का फार्मूला है, ये एक जॉइंट स्ट्रक्चर है। इसी तरह से मैं दूसरी आप लोगों की जो सबसे फेवरेट एग्जांपल NaCl ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट की जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, कहां तक, आयोनिक कंपाउंड तक। ये हर उस कंपाउंड के लिए यूज की जाएगी जो बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर आयन, आयन किसे कहा जाता है? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? आयन की टर्म यूज करते हैं। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो देन हम उसको किस चीज का नाम देंगे? देन इट इज कॉल्ड एज द एनाइन। अच्छा, एनाइन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की रेशो, वैसे तो जो एटम होता है, जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर है, लेकिन एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और प्रोटॉन्स की तादाद कम हो जाती है। इसी वजह से एनाइन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से दूसरी टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज द केटाइन। केटाइन की टर्म यूज करते हैं। अब केटाइन पर पुत्र कौन सा चार्ज होता है? इस पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से अब जैसे कि यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं सोडियम Na+1 ये एक केटाइन है, इसी तरह से Cl-1 ये एक एनाइन है। अच्छा, केटाइन और एनाइन के अंदर ना एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जाती है ग्रुप आयन को लेकर और मॉलिक्यूलर आयन को लेकर, ठीक है। अब आपने ये बात समझनी है, जैसे कि हमारे पास यहां पर हम लिख लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं SO4-2, फिर इसके बाद मैं एक और लिख लेता हूं CO+1, फिर मैं लिखता हूं PO4-3, अगेन मैं लिख लेता हूं O2-2, ठीक है। अब ये मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, इनमें से ये सारी चीजें सेम नहीं है, इनमें से कुछ चीजें ग्रुप आयन है और कुछ चीजें मॉलिक्यूलर आयन है। अब ग्रुप आयन और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान में आपको डिफरेंस कैसे पता लगेगा? पहली चीज ये है कि आपने ये देखना है कि क्या आपने कोई मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है कभी, जो सामने लिखा हुआ है, क्या आपने कभी उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में पढ़ा है? जैसे कि मैं सबसे पहला जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है SO4। क्या आपने कभी SO4 मॉलिक्यूल पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। SO4 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। SO4 किसी दूसरे के साथ रहता है, जैसे H2SO4, तो ये एक मॉलिक्यूल का हिस्सा था जिसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से Na2SO4, मैं इसके सामने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, नीचे लिख लेते हैं यहां एग्जांपल्स, जैसे कि H2SO4
फिर Na2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाले ना, ये फार्मूला यूनिट्स है, ये इस हिस्से में से इसको सेपरेट किया गया है। SO4 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। अगर आप इस तरह की आपको कोई सिचुएशन आती है कि मैं इसका एक हिस्सा सेपरेट कर दूं मैं इसका एक हिस्सा सेपरेट कर दूं, अब जब इसका एक हिस्सा सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेट करने के बाद अगर उसके ऊपर चार्ज आता है, देन इट इज कॉल्ड एज द ग्रुपाइन, ये ग्रुपाइन कहलाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है SO4, दिस वन इज द ग्रुपाइन, ये बच्चों ग्रुप आइन कहलाएगा। इसी तरह CO+1, अब ये जो CO+1 है, CO किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्या आपने कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल पढ़ा? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है। अगर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज आता है, देन इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर आइन। अब ये मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज द मॉलिक्यूलर आइन, ये बच्चों मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। PO4-3, क्या आपने कभी PO4-3 मॉलिक्यूल पढ़ा? नहीं होता, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी भी। ये भी इसी कंडीशंस में आता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा H3PO4, फिर Na3PO4, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये उस मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है जिसको सेपरेट किया गया है। सो ये मॉलिक्यूल नहीं होता। अगेन दिस इज द ग्रुप, G फॉर ग्रुप एंड I फॉर आइन, ये ग्रुप आइन है। O2, क्या आपने ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल कभी पढ़ा? यस, O2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो अगर उस पर चार्ज आ गया, नाउ अब आप लोगों से क्वेश्चन है, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पर चार्ज आ गया, तो अब ये ग्रुप आइन कहलाएगा कि मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा? इट इज द मॉलिक्यूलर आइन। ये बच्चों मॉलिक्यूलर आइन की कैटेगरी में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर आइन, ये मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। तो ये इससे रेलेवेंट कुछ बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स में ये वाली जो बात मैंने समझाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाई हैं, ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये डिफरेंसेस आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए। ये चीज़ें आप कब कर पाएंगे? जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए जिस पे आपने अपने नोट्स बनाने हैं। आपके उसके बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है। देखें, जितनी आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा। बड़ी जंगों के जो नताइज होते हैं वो बड़े होते हैं, और छोटी जंगों के नताइज छोटे होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना होगी। सिर्फ एक फार्मूला है अपने आप को कामयाब कराने का, और वो ये है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, एक एटम के मास को कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास, मैं टर्म मोलर मास यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। इसमें अगेन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मोलर की टर्म यूज की जाती है 1 मोल के लिए। मोलर, इस पर हम नेक्स्ट, जब मैं मोल का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर मैं फिर जो है ना वो इस चीज को इनिशिएट करूंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। मोलर मास का मतलब होता है, मोलर जब किसी चीज के साथ लग जाता है तो वो चीज 1 मोल की मलकियत हो जाती है। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। लेकिन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास है। फार्मूला मास, एक फार्मूला यूनिट का मास है। आयोनिक मास, एक आयन का मास है। एटॉमिक मास, एक एटम का मास है। आइसोटोपिक मास, एक आइसोटोप का मास है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास में जितने भी मॉलिक्यूल में एटम होते हैं, उन तमाम एटम्स के मासेस को सम किया जाता है, और सम करने के बाद उनको आपस में ऐड किया जाता है। मैंने कल भी कुछ एटम्स लिखे थे जिनके मासेस वहाँ पर मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहे थे लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं H3PO4। अब ये जो H3PO4 है, इसमें एक जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका मास 1 है। 3 हाइड्रोजन एटम है, प्लस एक फास्फोरस का 31 होता है, प्लस एक 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है मास, मल्टीप्लाई टू द 4, तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सॉरी, ये 64 हो जाएगा ये वाला।
टोटल अगर हम इसको करते हैं देन इट इज द 98। 98 क्या, 98 AMU। इसके साथ मोल, ग्राम पर मोल नहीं लिखना, क्योंकि ग्राम पर मोल तो मोलर मास का यूनिट होता है, तो ये आपके पास जो है ना वो इसका ये यूनिट आ जाएगा। एक और बात, जब हम मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों को कहते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि अब जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं CuSO4.5H2O, ठीक। अब इसमें बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो डॉट लगाया गया है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि फिजिक्स में और बाकी चीज़ों में ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है चीज़ों को, सारे उसमें हुआ है। लेकिन यहां पर हम इसे ऐड करेंगे, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का मास कितना है, इट इज 64 प्लस सल्फर का मास कितना है 32, ये 64.5, 32 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 4 ऑक्सीजन है, 64 प्लस इस डॉट का मतलब प्लस है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करें 18 आता है, 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई टू द 18, आप इसको सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आयन का मास हम कैलकुलेट करने के लिए बच्चों को कहते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये SO4-2 है। अक्सर बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि ये जो इसके ऊपर चार्ज आ चुका है इसकी वजह से शायद अब मास चेंज होने वाला है। नो, एटॉमिक मास इसकी वजह से चेंज नहीं होता। एक और आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें, एटॉमिक नंबर जब बच्चों से पूछा जाता है ना कि एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है, वो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। नहीं पुत्र, ये गलत है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, बस। इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो तो वैसे ही जो है ना वो एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है। अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना वो यहां पर ये सल्फर है, सल्फर का 32 होता है प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है, तो ये 64 हो गया है। ये टोटल अब आप इसको करें तो ये तकरीबन आपके पास बन जाएगा 96 AMU, ये आयोनिक मास हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसकी बेसिक्स हैं। आपने इस पे डिफरेंट मासेस को कैलकुलेट करना है। जैसे कि अब आपने अपने पास नोट कर लें, एक तो C12H22 एंड O11, इसका मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फिर MgCl2, इसका मास कैलकुलेट करना है। फिर BeSO4.5H2O, इसका मास कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने कैफीन का मास भी कैलकुलेट करना है। तो ये आज आप लोगों की असाइनमेंट है, इसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वाले लेक्चर्स इसको सपोर्ट करेंगे। फिर हम ये चीज़ें बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।